अस्सलामुअलैकुम। वो न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आईनी अदालत का चीफ जस्टिस वजीर आजम की एडवाइस पर सदर मुकर्रर करेंगे। आईनी अदालत का फैसला कहीं चैलेंज नहीं हो सकेगा। 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक हुकूमती मुसव्वदे के नुकात सामने आ गए और हुकूमत ने वफाकी आईनी अदालत बनाने का फार्मूला सियासी जमातों के साथ शेयर कर दिया है। मुजव्विज़ा तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी और आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। वफाकी आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी? हुकूमत ने ढांचा तैयार कर लिया, फार्मूला सियासी जमातों के साथ शेयर। आईनी तरमीम से मुताल्लिक हुकूमती मुसव्विदा सामने आ गया। हुकूमती मुसव्विदे में वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दी गई। आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर करेंगे। आईनी अदालत का फैसला कहीं चैलेंज नहीं हो सकेगा। हुकूमत ने मुसव्विदे में 53 तरामीम तजवीज़ की हैं। तरामीम में कहा गया है कि आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस और 3 सीनियर जिसका तकर्रुर कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। कमेटी में 4 अरकान पार्लियामेंट, वफाकी वजीर कानून और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। मुजव्विज़ा तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। मुजव्विज़ा तरमीम में कहा गया है कि वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। दोनों ऐवानों से हुकूमत और अपोजिशन से 2-2 अरकान लिए जाएंगे। जज की अहलियत रखने वाले के लिए नाम पर मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म मामला सदर को भिजवाएंगे। मुजव्विज़ा तरमीम के मुताबिक जज की उम्र 40 साल, 3 साल अदालत और 10 साल वकालत का तजुर्बा लाजमी होगा। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल होगी। जज की बरतरफी के लिए वफाकी आईनी काउंसिल कायम की जाएगी। किसी भी जज की बरतरफी की हतमी मंजूरी सदर मुमलिकत देंगे। वफाकी आईनी अदालत का क़याम कायदे आज़म का ख्वाब था। सबसे पहले वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ कायदे आज़म ने पेश की थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट सामने आ गया। कहा कि कायदे आज़म ने कहा था कि कोई भी सवाल जो आईन से पैदा हो उसे वफाकी आईनी अदालत में जाना चाहिए। कायदे आज़म भी वफाकी आईनी अदालत के हिमायती थे। आईनी अदालत का क़याम कायदे आज़म का ख्वाब था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट सामने आ गया। बिलावल भुट्टो ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर एक्स पर लिखा कि वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ सबसे पहले कायदे आज़म ने पेश की। इसका क़याम उनका ख्वाब था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी आईनी अदालत से मुताल्लिक हवाला जात के साथ मुख्तलिफ पैगामात शेयर किए। पैगाम में लिखा कि कायदे आज़म ने पहली बार आईनी अदालत की तफसील 1931 को लंदन में मुनक़िदा गोल मेज कॉन्फ्रेंस में पेश की। पीपीपी की पेश करदा तजवीज़ और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तजवीज़ से तकरीबन मुमासलत रखती है। कायदे आज़म ने कहा था कि शहरी के आईनी हक पर हमला किया जाए या उससे चैलेंज किया जाए तो उसे बराह रास्त वफाकी अदालत में जाने का हक हासिल होना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से JUI ने भी अपना ड्राफ्ट कमेटी में पेश कर दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम ने आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनाने की तजवीज़ दे दी है। JUI और पीपल्स पार्टी में मुशावरती इजलास भी हुआ और कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे मुजव्विज़े में सिर्फ आईनी अदालत और आईनी बेंच का ही फ़र्क है। मुर्तज़ा वहाब बोले कि मुस्बत मुलाकात भी चीज़ें सामने आएंगी। आईनी तरमीम के लिए तमाम सियासी जमातें पेश। पीपल्स पार्टी के बाद JUI की भी तजावीज़ सामने आ गईं। JUI ने आर्टिकल 38 में तरमीम की तजवीज़ दे दी। सरकारी और निजी सतह पर 1 जनवरी 2028 से सूद का मुकम्मल खात्मा करने का मुतालबा भी कर दिया गया। JUI ने मुल्क में इस्लामी मॉनिटरी सिस्टम मुतारिफ कराने की भी तजवीज़ दे दी। JUI की आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम की तजवीज़ दी गई है। JUI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच तश्कील दिया जाए। खुसूसी कमेटी के इजलास के बाद पीपल्स पार्टी और JUI का वफ्द जरदारी हाउस में सर जोड़कर बैठा। पीपल्स पार्टी की तरफ से मुर्तज़ा वहाब और JUI की क़यादत कामरान मुर्तज़ा ने की। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि पीपल्स पार्टी और हमारे मुजव्विज़े में सिर्फ आईनी अदालत और आईनी बेंच का फ़र्क है। उम्मीद है जल्द मुश्तरका मुसव्विदे पर इत्तेफाक कर लेंगे। तकरीबन तमाम तर मुसव्वदा जो है वो हमने आपस में डिबेट कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। जो इनका डॉक्यूमेंट है वो भी डिस्कस हुआ है, हमारा डॉक्यूमेंट है वो भी डिस्कस हुआ है। मैं भी मौलाना साहब को बताऊंगा जो बात होगी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मुस्बत मुलाकात थी, चीज़ें आगे अच्छे अंदाज में बढ़ रही हैं। तो हम दोनों सियासी जमातों का आईनी मुसव्वदे के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू है। मुस्बत मीटिंग हुई और इंशाअल्लाह चीज़ें दुरुस्त सिमत में आगे बढ़े। दोनों जमातों में आगे भी मज़ीद मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज की कॉल। वफाक पर यलगार की साजिश है और रियासत
किसी सूरत वफाक पर अलगार नहीं होने देगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक मौक़िफ़। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एहतजाज की कॉल पाकिस्तान को शर्मिंदा करने की साजिश है और मुल्क की सालमियत पर हमला है। बानी पीटीआई को धड़ा रिलीफ दिया गया। अदालतों को नजर नहीं आ रहा कि पीटीआई क्या कर रही है। अदलिया से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। मैं इस बात को रीट्रेट करना चाहता हूँ कि रियासत के जितने भी वसाइल हैं, रियासत का जितना भी माइट है, वो इंशाअल्लाह ताला कार फरमा होगा इस यलगार को और पाकिस्तान की जो है साख को तबाह करने का जो एक अटैम्प्ट है, ये पाकिस्तान की सालमियत पे हमला है। उसको रोकने के लिए पूरा माइट जो है रियासत की, पूरी ताकत जो है रियासत की इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल होगी। हम किसी कीमत के ऊपर पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान की इज्जत को, पाकिस्तान की आबरू को पर इस इज्तिमा को सैबोटाज करने की इजाज़त नहीं देंगे, कथित तौर पर इजाज़त नहीं देंगे। अदालतों को ये नजर नहीं आ रहा है ये क्या कर रहा है वफाकी हुकूमत के साथ और पाकिस्तान की सालमियत के साथ। उनको नोटिस लेना चाहिए इस बात का। पीटीआई फिर सड़कों पर निकलने को तैयार। सियासी रहनुमाओं का शदीद गम और गुस्से का इजहार। कराची में हमला और पीटीआई के एहतजाज कॉल में मुमासलत है। क्या कोई शख्स सियासत से बड़ा हो सकता है? वफाकी वजीर एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सरार चौधरी बोले कि SCO समिट के दौरान एहतजाज की मजम्मत नहीं, मरम्मत भी होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि तहरीक फसाद ने रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया है, इसका जवाब दिया जाएगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने सवाल उठाया है कि क्या डी चौक के एहतजाज से बानी PTI आज़ाद हो जाएंगे। बोले पाकिस्तान के नाम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। के इंसाफ या जिसे मैं तहरीक इंतशार कहूँगा, उसने 15 अक्टूबर को जिस मुजाहरों की कॉल दी है, अब कोई शुबा नहीं रह गया कि कराची में होने वाली दहशतगर्दी और तहरीक इंसाफ की इन सियासत दहशतगर्दी की कॉल्स में मुमासलत है। ये कौन सा एहतजाज है जो पाकिस्तान के खिलाफ है? आपको तकलीफ IMF की डील की है, आपको तकलीफ SCO से पाकिस्तान की मजबूती की है। कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होगी, सिक्योरिटी में होगी, पूरी आबोताब के साथ होगी और हम इस एहतजाज की सिर्फ मजम्मत नहीं करेंगे, मरम्मत भी होगी। जो कप्तान है वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ डट के खड़ा है। एक ऐसी जमात जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने सिर्फ इस मुल्क में फितना और फसाद बर्पा करना है। तहरीक फसाद ने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलाने जंग किया है और इस ऐलाने जंग का जवाब फिर जैसे जंग के अंदर देना चाहिए वही होगा। क्या डी चौक के एहतजाज से इमरान खान आज़ाद हो जाएंगे? क्या डी चौक के एहतजाज से अगर हमारे पास मेंबर पूरे हो जाते हैं तो क्या वो जो आईनी तरमीम है वो ख़त्म हो जाएगी या आपकी ब्लैकमेलिंग से ख़त्म हो जाएगी? नहीं। इस्लामाबाद में SCO इजलास की तैयारियां जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इंतजामात का जायजा लेने जिना कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। चेयरमैन CDA और वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत का 23वां इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। SCO समिट की बहार। पाकिस्तान मेजबानी करने को तैयार। 8 ममालिक की आला शख्सियात की होगी आमद। भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहर इक़्तिदार की रेड जोन शाहराहें और सरकारी इमारतें सज गईं। पार्लियामेंट हाउस भी गुलाबी रंग में रंग गया। डी चौक को भी बरक़ी कमकमों से सजा दिया गया। तैयारियों को आखिरी शक्ल देने के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल भी की गई। वज़ीर आज़म की जिना कन्वेंशन सेंटर आमद। इंतजामात का जायजा लिया। शहबाज शरीफ को चेयरमैन CDA और वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम की ब्रीफिंग। इसहाकदार, एहसन इकबाल, अता तारड़ और मुताल्लिका आला हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। सरबराही इजलास के बाइस 14 से 16 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में आम तातील होगी। सिक्योरिटी इंतजामात पाक फौज के सुपुर्द किए गए हैं। VIP मूवमेंट के मौके पर ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान मुरत्तब। 14, 15 बानी PTI की सेहत के लिए फिक्रमंद अमरीकी रुकन कांग्रेस टॉम स्वाज़ी के बारे में अहम इंकशाफ सामने आ गया। टॉम स्वाज़ी ने अडियाला जेल में बानी PTI की सेहत के बारे में वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन को खत लिखकर इजहार तशवीश किया। टॉम स्वाज़ी अपनी सेहूनी नवाजी और अमरीकी यहूदी कम्युनिटी के बड़े हमदर्द की हैसियत से मशहूर है। बानी PTI और यहूदी लॉबी का गठजोड़ फिर बेनकाब। बानी PTI सेहत के लिए फिक्रमंद अमरीकी रुकन कांग्रेस टॉम स्वाज़ी के बारे में अहम इंकशाफ सामने आ गया। टॉम स्वाज़ी ने अडियाला जेल में बानी PTI की सेहत के बारे में वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन को खत लिखकर इजहार तशवीश किया। सेहूनियत के पैरोकार टॉम स्वाज़ी डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर रुकन कांग्रेस मुंतखब हुए। अमरीकी यहूदी कम्युनिटी के बहुत बड़े हमदर्द की हैसियत से मशहूर हैं। अमरीका की ताकतवर सेहूनी लॉबी ने सितंबर में टॉम स्वाज़ी को कांग्रेस के पाकिस्तान कॉकस का चेयरमैन बनवाया। टॉम स्वाज़ी का अगले माह नवंबर में पाकिस्तान का दौरा मुतवक्किल है। जेल में बानी PTI से मुलाकात की कोशिश
कोशिश भी करेंगे। पुलिस कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह की शहादत के हवाले से उमर अयूब के बयान की शहीद की बेटियों की तरफ से तरदीद आ गई है। गुज़िश्ता रोज़ उमर अयूब ने टीवी प्रोग्राम में कहा कि शहीद कांस्टेबल का इंतकाल ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक से हुआ। उमर अयूब ने शहीद पुलिस कांस्टेबल की बेटियों के बयान का हवाला भी दिया। शहीद के बेटे नुमान अब्दुल हमीद शाह ने तरदीद करते हुए कहा कि मेरे वालिद की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उनके सर और जिस्म के दीगर हिस्सों पर शदीद जख्मों के निशानात पाए गए थे। हुकूमत हमें इंसाफ दिलाए। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पता चला, सीटी स्कैन में ये साबित हुआ कि उनकी सर की बैक साइड पे जो चोट के निशान थे, जख्मों के निशान उनकी बॉडी पर पाए गए। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, IG इस्लामाबाद और आर्मी चीफ से गुजारिश करता हूँ कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और मेरे वालिद साहब के जो कातिल हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। 4 अक्टूबर 2024 को 26 नंबर चुंगी पे PTI के जलसे में शहीद किए गए। CT स्कैन की रिपोर्ट आने के बाद हमें पता चला कि उनके सर पे चोट और उनके सीने पे ज़ख्मों के निशानात थे और मेरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ, IG इस्लामाबाद से ये गुजारिश है कि उनके कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और मेरे बाबा को इंसाफ दिया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे कराची के इलाके डिफेंस खयाबान शहर के करीब ऑयल की लाइन फट गई। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिम भट्टी से। आसिम, बताइएगा वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल क्या है? जी देखिए, मैं इस वक्त DHA में मौजूद हूँ। खयाबान शहर के बिल्कुल करीब 26 स्ट्रीट के सिग्नल से मुतसिल ये गली है जहाँ पर 7 बजे के करीब जो कि एक नीचे से ऑयल रिफाइनरी की लाइन गुजरी सड़क के, वो उसमें अचानक से फटी है और उसमें से ऑयल निकलना शुरू हुआ और देखते ही देखते उसने जो है वो इस गली में फैलना शुरू हुआ। रेजिडेंशियल एरिया जो है जिनमें जिस मुकाम पर ये ऑयल जो है वो बाहर निकला। रेंजर, पुलिस, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की सिक्योरिटी जो विजिलेंस टीमें हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इस जगह को, इस मुकाम को कॉर्डन किया हुआ है। साथ ही साथ अगर कोई बाहर निकले से भी फ़िलहाल जब तक इसका सद्देबाब ना हो जाए वो इस ऑयल की जानिब जो है उसको जाने से रोका जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आसिम भट्टी, आगाह कर रहे थे। और अब आपको एक खबर दें खानेवाल से, जहां पर मखदूमपुर रोड पर कपास से लदे ट्रॉलर में अचानक आग भड़क उठी और खबर ये सामने आ रही है कि बिजली की तारों के बाइस आग लगी है। फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर कूलिंग का अमल शुरू कर दिया है। मखदूमपुर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं, खानेवाल में मखदूमपुर रोड पर कपास से लदे चलते ट्रॉलर में आग भड़क उठी है। आग रोड से गुजरने वाली तारों के बाइस लगी है। फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर कूलिंग का अमल शुरू कर दिया है। और अभी आपको बताएं कि शिकारपुर कच्चे में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। सखर के मगवी खानदान के 9 अफराद को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। रिहाई पाने वाले कुंबे ने रेंजर्स और पुलिस का शुक्रिया अदा किया। शिकारपुर कच्चे में रेंजर्स और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मगवी खानदान को डकैतों के चुंगल से मिली रिहाई। टारगेटेड ऑपरेशन में सखर के मगवी खानदान के 9 अफराद को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। रिहाई पाने वालों में 2 खवातीन, 2 मर्द और 5 बच्चे शामिल हैं। बाजियाब होने वाला खानदान सखर पहुंच गया। मगवी अपने अहले खाना से मिले तो जज्बात पर काबू न रख सके, गले मिलकर रो पड़े। 3 हफ्ते कबल शादी का झांसा देकर डाकुओं ने सियाल बरादरी से ताल्लुक रखने वाले इस कुंबे को कुरमपुर लाड़ो के इलाके से अगवा किया था। कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन जारी। डाकुओं के ठिकानों की जानिब पेश कदमी। मुलजिमान के गिर्द घेरा तंग होने लगा। फायरिंग के तबादले में अब तक 8 से ज्यादा डाकू जख्मी हो चुके हैं। खेल के मैदान से खबर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तब्दीलियों का ब्रांड एम्बेसडर बन गया। टेस्ट टीम की क़यादत के लिए सलमान आगा और मोहम्मद रिजवान के बाद अब सऊद शकील को भी आसरा दे दिया गया। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान ही शान मसूद को कप्तानी से हटाने का ढोल पीट दिया गया। कमाल लोग, लाजवाब सर्विस PIA का स्लोगन था। PCB के बड़ों ने अपने जरखेज दिमाग को बरोएकार लाकर खुद को उसकी अमली तस्वीर साबित कर दिया। क्रिकेट वर्ल्ड में पाकिस्तान को एक मजाक बना दिया गया। इंतहाई गैर पेशावराना अंदाज में मामलात हैंडल करके पाकिस्तान टीम में बेयकीनी का माहौल परवान चढ़ा दिया गया। टीम की पे दर पे शिकस्तों का सिलसिला तो ना थम सका। PCB की पॉलिसीज ने अजियत मजीद बढ़ा दी। टेस्ट टीम की कप्तानी में तब्दीली का ढोल पूरे जोरों शोर से पीटा जाने लगा। इब्तदाई तौर पर सलमान आगा और मोहम्मद रिजवान को लॉलीपॉप दिया गया। अब सऊद शकील को भी ताज सर पर सजाने का आसरा दिया गया।
इंग्लैंड के खिलाफ मंगल से शुरू होने वाले सीरीज के दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम में अहम तब्दीलियों पर गौर शुरू कर दिया है। ओपनिंग मसाइल की वजह से इमामुल हक को प्लेइंग 11 वापस लाए जाने का इम्कान है, जबकि उनके अलावा कामरान गुलाम, मीर हमजा, नुमान अली और नौजवान ओपनर मोहम्मद हुरैरा को भी लाइनअप में शामिल किया जा सकता है। नसीम शाह को भी प्लेइंग 11 से बाहर किए जाने का कवी इम्कान है। और T20 वर्ल्ड कप के अपने आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान विमेन टीम पीर को न्यूजीलैंड से मुकाबला करेगी। मुकाबले के लिए पाकिस्तानी टीम को रेगुलर कप्तान फातिमा की खिदमत हासिल होंगी। स्टार ऑलराउंडर इतवार को यूएई रवाना हो जाएंगे। कीवीसी के खिलाफ पाकिस्तान के अहम तरीन मैच में फातिमा सना एक्शन में होंगी। पाक सऊदी अरब दो तरफा दिफाई फोरम का रियाद में 7वां इजलास। पाकिस्तान ट्राई सर्विसेज वफ्द की क़यादत चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर ने की। सऊदी अरब के मुअव्विन वजीर दिफा इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला ने अपने वफ्द की क़यादत कर रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर ने सऊदी अफवाज की सलाहियत और इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए पाकिस्तान का ताउन जारी रखने की यकीन दहानी करवाई। सऊदी मुअव्विन वजीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के भरपूर किरदार और कुर्बानियों का एतराफ़ किया। ISPR के मुताबिक दो तरफा फोरम के दौरान आलमी और इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। इसराइल की गजा और लबनान में बमबारी जारी है। 24 घंटों में गजा में जवालिया कैंप पर बमबारी और फायरिंग से 50 फलस्तीनी शहीद और 220 जख्मी हो गए। बैरूत पर भी बमबारी, 25 लबनानी शहीद हो गए, 40 जख्मी हुए। इसराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। इसराइल के गजा और लबनान में फजाई हमले जारी। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन इसराइल को गजा में नस्ल कुशी से न रोक सके। लबनान पर हमलों में 2250 अफराद शहीद हो चुके हैं। 7 लाख अफराद बेघर हो गए। गजा में 90% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। 20 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। 90% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 42,200 हो गई। 98,340 जख्मी हो चुके हैं। वस्ती जबालिया कैंप में हमास मुजाहिदीन और सेहूनी फोर्सेज में झड़प में मुतादिद सेहूनी फौजी हलाक हो गए। अल-कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान ने कहा, जबालिया में यासीन 105 रॉकेट से इसराइली टैंक को निशाना बनाया। मार्टर गोलों से एक टैंक को तबाह कर दिया। दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। कोलंबिया, तुर्किया और निकारागुआ ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। और अभी आपको बताएं कि कामला हैरिस की हिमायत ना करना नाकाबिले कबूल है। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की पिट्सबर्ग में इलेक्शन ऑफिस में सियाह फामों से गुफ्तगू। कहा, सियाह फाम लोग कामला हैरिस को इसलिए वोट नहीं देना चाहते क्योंकि वो खातून है और कामला हैरिस की जगह डोनाल्ड ट्रंप को वोट देने का सोच रहे हैं। हैरिस की मुहिम के हवाले से जोश की कमी सियाह फाम भाइयों में ज्यादा नुमाया है। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।